बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल फ़िज़िक्स आसान के फ़ोरम पर खुश आमदीद और मैं हूं आपका टीचर अदनान साजिद। जी डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 में चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। 2 लेक्चर हम इस पर डिलीवर कर चुके हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा कि 2 किस्म के चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। उनकी मैग्नीट्यूड का तस्करा कॉलम ने किया और उसने ये फार्मूला दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर है के Q1 Q2 और आर स्क्वायर के बराबर। इसी से मिलता जुलता फार्मूला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी है, G m1 m2 और आर स्क्वायर। आप इन दोनों फार्मूलों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये न्यूटन ने पेश किया और ये चार्ल्स कॉलम ने। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज के फार्मूले, यानी जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यही सिचुएशन जो है वो कॉलम्स लॉ में भी है। तो लेट्स सपोज हम 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनके मैसेज m1 m2 हैं और जिनके ऊपर चार्जेस की मिकदार Q1 और Q2 है। हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, वो रिपल्सिव नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी। हम इस बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो ये फार्मूला डिस्क्राइब कर रहा है और इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है वो आपके सामने मौजूद है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लिहाजा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इनके दरमियान रिपल्शन की होगी, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगी। अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनमें अट्रैक्टिव हो सकती है। लेकिन अभी हमारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये तो डिस्कस किया कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूटीन क्या है कि जब तक हम किसी बॉडी को टच करके इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होती। और जबकि हमने चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का 2 मैसेज के बारे में यही पढ़ा कि भाई उनमें टच की ज़रूरत नहीं है, वो फोर्सेस दूर से भी लग सकते हैं। मसलन या आपके सामने मैं मार्कर को रिलीज़ कर रहा हूँ, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, फिज़िकली इसके ऊपर कोई चीज़ टच नहीं हो रही, लेकिन ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। यही सिचुएशन आप मैग्नेटिक फील्ड्स में भी देख सकते हैं, यानी 2 मैग्नेट्स को या एक मैग्नेट और साथ एक कोई आप आयरन की चीज़ ले सकते हैं, और यही सिचुएशन चार्जेस के साथ है। नो आवर टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स। दिस फोर्स से मुराद है ऐसी तमाम फोर्सेस, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, इनका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है इनका। तो जी अभी तक जो साइंस है किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बारे में कुछ मेजॉन्स थ्योरी हैं जो आपके सिलेबस से अबव हैं, लेकिन वो भी जो है वो अभी हतमी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो भाई वो फोर्स ट्रांसमिट किस तरह से हो रही है। हम टच तो कर नहीं रहे, दोनों चार्जेस एक दूसरे से आकर टकरा तो रहे नहीं, जिस तरह से 2 बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराती हैं। तो फिर ये जो फोर्स है ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो जो हमने पहला क्वेश्चन उठाया है उसका तो आंसर साइंस को अभी तक इतनी तरक्की के बावजूद अभी तक हतमी आंसर का इल्म नहीं है कि चार्ज बजाते खुद क्या चीज़ है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी 2 डुअल साइड्स हैं, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इसके बारे में हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस दूसरे पॉइंट का आंसर है कि ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, हाउ अ फोर्स, an electrostatic force or a gravitational force is transmitted between 2 objects or electric force between 2 charges। तो इसका आंसर देने के लिए माइकल फैराडे, जो कि 18वीं सदी का एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जिस तरह से किसी बॉडी का चार्ज्ड होना एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से उसने एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का तस्करा किया। उसने कहा कि हर चार्ज के गिर्द एक ऐसा मखसूस इलाका या रीजन मौजूद है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज उसका असर महसूस कर सकता है। इसकी एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल फोर्स से देखते हैं।
हम जानते हैं कि जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। इसका मतलब ये है कि जो चांद है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। इसको हम फोर्स फील्ड कहेंगे। सिमिलरली ज़मीन और दूसरे सैयारे अतारत, प्लूटो, नेपच्यून, मुश्तरी वगैरह, ये सारे भी सूरज की ग्रेविटेशन फील्ड में मौजूद हैं, इसलिए उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। एक दूर दराज सितारा है जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो उसके उस मखसूस रीजन से बाहर है। वो मखसूस रीजन कौन सा है? ऐसा रीजन जिसके अंदर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सके। तो इसी बात को जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका, ये आपको जो फिगर है ये 2 डायमेंशन में नज़र आ रही है, आप इसको 3 डायमेंशन में कंसीडर करें कि लेट्स सपोज ये चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसके गिर्द हर तरफ एक मखसूस इलाका है कि उसके रीजन में जब हम एक दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली या इलेक्ट्रिकली वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उसके इस इलाके को फोर्स फील्ड कहा जाता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज। अब यहाँ पर एक और अहम बात कि जिस चार्ज के फील्ड का हम तस्करा कर रहे होंगे थ्रू आउट द फिजिक्स, ये बात आपने याद रखनी है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि ये जिस चार्ज के फील्ड को हम जज करना चाह रहे हैं या उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। सो दिस इज द सोर्स चार्ज जो कि एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज, सोर्स चार्ज, विद इन विच, जिसके अंदर एनी अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस और फील इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ रेड कलर से थोड़ा सा इसको मजीद इलस्ट्रेट किया है। ये है सोर्स चार्ज जिसका फील्ड हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, और ये जो फील्ड है ये मौजूद होगा। जिस तरह से एक मैग्नेट पड़ा होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पर किसी टेबल के नीचे अगर आप कोई मैग्नेट रख दें, किसी तरीके से टेप से चिपका दें, तो उसकी प्रेजेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि जब एक दूसरा मैग्नेट ऊपर से उसकी तरफ खींचा चला है या कोई लोहे की चीज़ खींची चली जाए। तो इसका मतलब ये है कि फील्ड का क्रिएट होना भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फील्ड मौजूद रहता है लेकिन उसको सेंस तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें एक दूसरा चार्ज मुहैया ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करने के लिए हमें एक और चार्ज चाहिए, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जज करने के लिए हम एक और मैग्नेट या कोई आयरन का पीस चाहिए। तो जिस चार्ज को हम इसकी फील्ड को सेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहा करेंगे। प्रीवियसली हमने पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया, आज हम इस टेस्ट चार्ज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या फ़र्क है। टेस्ट चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो उसके फील्ड के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि जिसका फील्ड हमने जज करना है, जिसके फील्ड का हम तस्करा कर रहे हैं, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाएगा, और उसके फील्ड को जज करने के लिए जिस चार्ज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो अब आप इसकी दोबारा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द रीजन आर स्पेस अराउंड अ चार्ज विच इज अ सोर्स चार्ज विद इन विच एनी अदर चार्ज विच इज अ टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस और फील इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इट्स, यानी किसकी, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। जी यहाँ तक हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक मखसूस रीजन होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नो, अब हम उसको पेज पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें, बोर्ड पे किस तरह से रिप्रेजेंट करें। द प्रॉब्लम इज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डॉट्स। हम ये डॉट्स इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि चार्ज के नज़दीक डॉट्स की तादाद या डॉट्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। जो जो चार्ज से दूर जाते हैं किसी भी सिमत में, इस सिमत में, स्पेस में, किसी भी सिमत पर, उन डॉट्स की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। लिहाजा दो चीज़ें सामने, एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया डॉट्स से। किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि चार्ज के नज़दीक जो डेंसिटी है डॉट्स की वो ज़्यादा हो, ठीक है जी, और जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है वो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, यानी जितना ये जो चार्ज है उसके नज़दीक जाएगा उसके इर्द गिर्द इन डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिहाजा वो इसकी रिपल्शन को ज़्यादा फील करेगा। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक जो है उसको सोर्स या पॉइंट चार्ज होना चाहिए और उसकी फील्ड को लोकेट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज की ये कंडीशन है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत कम होना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ। हाउ बोथ दीज चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे किस तरह से। फील्ड की समझ आ गई, ये इसका फील्ड है, ये इसका फील्ड है। तो इसका आंसर अगर हम स्टेप्स में दें तो वो ये है कि बोथ क्रिएट्स फील्ड्स, द सोर्स चार्ज विल क्रिएट इट्स ओन फील्ड, ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, एंड द टेस्ट चार्ज विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ मच स्मॉलर इन साइज, जो कि इसके साइज के मुकाबले में बहुत कम है। नाउ बोथ फील्ड्स विल इंटरेक्ट, ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये इंटरेक्ट करेंगे। इनकी इंटरेक्शन से ये जो चार्ज है इस दूसरे चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो ज़ाहिर है ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो आपने इस फिगर में देखा कि जो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के नज़दीक आता है ये रिपल्शन ज़्यादा फील करेगा। तो हमें एक और चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, कि इसकी शिद्दत कितनी होगी। तो उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको हम सिंबल कैपिटल ई से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि विद इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, इसके फील्ड के अंदर, इससे बाहर नहीं। अगर हम चार्ज यहाँ रखेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पर ये अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। विद इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करने लगे हैं तो हमने एक और बात को क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो टेस्ट चार्ज है इट मस्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कन्वेंशन, लेकिन ये बेस है, हमने इस चीज़ को सपोज करके ही सारी साइंस को आगे साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ है। हम ज़रा डेफिनेशन रिवाइज कर लें। Within the field of a source charge, the electrical force experienced by a test positive charge placed at a point, जिस पॉइंट पर वो रखा गया है, is defined as the electric field intensity of source charge at that point। ये बड़ी समझने वाली बात है कि लेट्स सपोज कि हम ये जो टेस्ट चार्ज है इसको अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कम है, इसका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो ये डिस्टेंस मज़ीद कम हो जाता है। तो लेट्स सपोज हमने इस पॉइंट को लोकेट कर लिया कि जी ये पॉइंट है, हमने स्पेसिफाई कर लिया कि इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये टेस्ट चार्ज जितनी इसकी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, सोर्स चार्ज की। इसका अपना कुछ भी नहीं, टेस्ट चार्ज का कोई तज़किरा नहीं। टेस्ट चार्ज बस उस फोर्स को फील करने के लिए। होपिंग सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकल क्या आ गया, E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने Q0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस फार्मूले से आप आसानी से जो इसके ऐसे यूनिट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। क्या यूनिट्स होंगे जी, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, लिहाजा इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के और यूनिट्स भी आगे सामने आएंगे, लेकिन जब वो टॉपिक्स आएंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो आपको इस डेफिनेशन से ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो स्ट्रेंथ है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट है। जो हम चार्ज के नज़दीक जाते जा रहे हैं फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रखें फिर जो है फील्ड स्ट्रेंथ वही होगी। इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम जी डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब लेट कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है और उसकी मैग्नीट्यूड वो है Q, और ये एक टेस्ट चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड है Q0,
और इन दोनों का आपस का जो डिस्टेंस है वो है r। सोर्स चार्ज का नाम Q, टेस्ट चार्ज का नाम Q0 और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या है, r। अब हम ये डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हमने जैसे डिस्कस किया, Q is the source charge, Q0 is the unit positive charge, and R is the separation between both charges. We know that the vector form of Coulombic repulsive or attractive force F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 और R square, और ये R यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर Q1 की जगह पर Q आ गया और Q2 की जगह पर Q0 आ गया। अब हमने F की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। E is equal to F over Q, तो 1 over Q0 आपने यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से Q0 इस Q0 से कैंसिल हो जाएगा। द रिमेनिंग आंसर इज 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, और ये R यूनिट वेक्टर, ये R यूनिट वेक्टर जो है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि एक वेक्टर को एक स्केलर वैल्यू डिवाइड कर रही है तो एक नया वेक्टर बन रहा है। ये फर्स्ट ईयर में हमने टॉपिक पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ फिजिकल स्केलर। उसकी डायमेंशन, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी फोर्स के लिहाज से, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन होगी जो कि फोर्स की है। अब ये जो है ये चार्ज इसके ऊपर ज़ाहिर है अपने से अवे फोर्स लगाएगा, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो डायरेक्शन है वो कोलम्बिक फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। तो ये बात एक आपने याद रखनी है। मैं आपको एक बड़े गुर की बात बताने लगा हूँ कि फिज़िक्स में आपने पेपर में या टेस्ट देते हुए टॉपिक को वाइंड अप किस तरह से करना है। जब आप एक फार्मूले पर उसका इख्तिताम करते हैं तो आपने उस फार्मूले को फिर एक्सप्लेन करना होता है कि ये फार्मूला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस फार्मूले में कुछ चीज़ें हैं। एक है 1 over 4 pi विच इज़ अ डिजिट, एप्सिलॉन नॉट मीडियम रिप्रेजेंटेशन। हमें मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो स्पेस में पड़े हुए हैं। लिहाजा सबसे पहली जो इसकी डिपेंडेंस है वो है मीडियम के ऊपर, यानी एप्सिलॉन नॉट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये हमने फिक्स कर लिया तो ये ठीक है। अब ये बाकी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 1 चार्ज की मिकदार, नंबर 2 R स्क्वायर की मिकदार। अब फार्मूले का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि E और Q जो है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और Q कौन सा? सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड। सिर्फ यहाँ पर सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड का तस्करा हो रहा है। आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं टेस्ट चार्ज का कहीं पे भी कोई तस्करा नहीं है। ये जो Q है ये कौन सा है? ये सोर्स चार्ज, यानी अगर ये 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, जितना ज़्यादा इसकी मिकदार होती चली जाएगी उसी लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और R स्क्वायर के साथ इसका जो रेफरेंस देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है वो है रेसिप्रोकल ऑफ R स्क्वायर। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over R स्क्वायर, यानी जितना जो टेस्ट चार्ज है वो आप दूर रखते चले जाएंगे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ से चार्ज अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर उसकी अगर वो उसके फील्ड रीजन में मौजूद है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगी। डायरेक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी आप टॉपिक को वाइंड अप करें, आपने उस फार्मूले की ये जो चीज़ आप निकाल रहे हैं उसकी आपने डिपेंडेंस उसमें लाजमी मेंशन करनी है। सो आपने इसके नाम भी याद रखने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है जब ये स्पेसिफाई हो कि जब हम चार्जेस की ही बात कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, होपिंग सो कि आज आपको सारा लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हमारे चैनल फिज़िक्स आसान को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।